We'll continue those points. Just let me share screen with you. Okay, citizenship, meaning and significance that we discuss. Constitutional provisions that we saw. Then how we can get citizenship in India. Yeah, how any person can get Indian citizenship that we saw. So यहाँ हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में. इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज में हम यहाँ रुके थे. This was the last point we discussed in the previous class. Right? इसके आगे कुछ डिस्कस किया था हमने. Special provisions as to citizenship. हाँ, क्या होता? 5th point last. The 5th point was the last point. See, यहाँ उन्होंने बोला है कि special provisions as to citizenship of persons covered by the Assam Accord. थोड़ा Assam Accord का जो रूल्स वगैरह था वो अलग था. Assam Accord जो था, Assam Accord साइन किया गया था. ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 और असम अकॉर्ड जो था वो भी 1985 में साइन किया गया था. असम अकॉर्ड वाज साइन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस टाइम का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो असम का जो यूथ विंग था उनके बीच में ये साइन किया गया था, असम की पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम की. ठीक है. सो एडेड द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजंस. ये जो एक्ट था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इन्होंने कुछ अलग एक स्पेशल प्रोविजंस थी वो सिटीजनशिप में ऐड कर दी. एज टू citizenship of persons covered by the Assam Accord which related to the foreigners issue. यहाँ हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं. ऑल पर्सन्स ऑफ इंडिया इंडियन ओरिजिन हु केम टू आसाम. देखो आसाम अकॉर्ड में क्या क्या बोला गया था. जो पर्सन इंडिया में आए थे जनवरी के पहले, जनवरी कौन सा, 1 जनवरी 1966. इसके पहले जो लोग इंडिया में आए थे फ्रॉम बांग्लादेश से, and who have been ordinarily residents in Assam since the date of their entry into Assam shall be deemed to be citizens of India as from the January 1, 1966. जो लोग 1 जनवरी 1966 के पहले आसाम में आए थे और उस टाइम पे वो रिसाइड आसाम में उन्हें रहना स्टार्ट किया था, ठीक है, उसी डेट से वो इंडिया के नागरिक कंसिडर किए गए. ठीक है, उनको कंसिडर किया जाएगा 1 जनवरी 1966 से. एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और इंडियन ओरिजिन का जो भी पर्सन होगा वो केम टू आसाम ऑन और आफ्टर द जनवरी 1, 1966, 1 जनवरी 1966. इसके बाद और इसी डेट पे अगर कोई पर्सन बांग्लादेश से इंडिया में आया होगा, ओके, बट बिफोर 25 मार्च 1971, इसके पहले यानी कि 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 के पहले from Bangladesh and who has been ordinarily resident in Assam since the date of his entry, ठीक है, तो इनको माना जाएगा इंडियन सिटीजन्स. तो ये दो असम अकॉर्ड में दो चीजें को ऐड किया गया था और उसी टाइम पे ये सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया था 1985 का. इसमें अमेंडमेंट की गई थी. सिटीजनशिप एक्ट पहला 1955 का था, उसके बाद फिर उसमें अमेंडमेंट होते होते बहुत सारी अमेंडमेंट की गई थी. तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा. सबसे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा ये आसाम का ही था सिटीजनशिप को लेके, बिकॉज 1971 के बाद क्या हुआ था, बांग्लादेश का यानी कि एक फॉर्मेशन किया गया था बांग्लादेश का. सो 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ. तो वॉर रिगार्डिंग किससे था, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश. उसी वॉर के बाद बांग्लादेश का फॉर्मेशन किया गया. ठीक है, तो इसके बाद जो भी आएगा वो इलीगल माइग्रेंट है आसाम में. जो भी मानो इंडियन ओरिजिन का होगा या फिर वो बांग्लादेशी होगा, अगर वो आता है 1971 के बाद अगर वो आया होगा आसाम में तो वो इलीगल माइग्रेंट कंसिडर किया जाएगा. तो अभी आपने देखा होगा ना, ये जो असम अकॉर्ड का ही तो मुद्दा सबसे फेम में आया था 2019 में, जब इंडियन गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो पास किया था 2019 का. उसमें उन्होंने असम का ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा था. जो असम यूनियन जो थी यानी कि जो असम अकॉर्ड, उसके अंडर उनका ये बोलना था कि जो भी 1971 के बाद अगर बांग्लादेश में आया है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या किसी भी रिलीजन का हो, तो वो इलीगल ही है. ठीक है, ये असम वालों का बोलना था.
इसलिए असम थोड़ा कंट्रोवर्सी में था, ठीक है। और जैसे इन्होंने क्या बोला, 1971 के बाद जो भी आएगा अगर वो हिंदू होगा तो उसको सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है। कोई भी अगर आएगा तो वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्धिस्ट है, विचेवर, ये 6 जो ये थे, सिख थे, जो 6 रिलीजन उनके उनमें कोई भी अगर होता है तो उनको नागरिकत्व दिया जाएगा। लेकिन असम अकॉर्ड उसको एक्सेप्शन था, याद रखना, ठीक है। रीजन का देन such a registered person shall be deemed to be citizen of India for all purposes as from the date of expiry of a period of 10 years from the date of detection as a foreigner. So, but in the intervening period of 10 years, he shall have the same rights and obligation as a citizen of India, excepting the right to vote. तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि ऐसा अगर कोई नागरिक आता है 71 के बाद, अगर वो रहता है 10 साल के लिए, 10 साल अगर वो रहता है तो उनको सिर्फ वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा, बाकी वो सिटीजन की तरह वो रह सकता है, बट ही कैन नॉट वोट नहीं कर सकता। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पर्पस के लोगों ने उनको, पॉलिटिकल पार्टीज ने वोटिंग का राइट भी दे दिया। चलो, लॉस ऑफ सिटीजनशिप लॉस कैसे होता है, उसके कुछ वेज है लॉस होने के, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सिटीजनशिप लॉस होने के 3 तरह से सिटीजनशिप लॉस हो सकती है किसी भी नागरिक की। इंडिया में जो भी रह रहा है उसकी सिटीजनशिप 3 प्रकार से लॉस हो सकती है। पहला कौन सा, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन। कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, ये बताता है कि 3 वेज है जहां से सिटीजनशिप कैंसिल की जाएगी या फिर छीन ली जाएगी, निकाल दी जाएगी। सो वेदर वो अगर एक्वायर है अंडर द एक्ट, ठीक है, और प्रायर टू इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले अगर किसी को मिली होगी या ये एक्ट के अंडर उसको मिली होगी 1955 के एक्ट के अंदर, तो वो रद्द की जाएगी। चलो आगे जाते हैं। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, पहला मुद्दा हम यहाँ डिस्कस करते हैं, रिनंसिएशन। रिनंसिएशन से लॉस हो सकती है। रिनंसिएशन होता क्या है? Any citizen of India of full age and capacity can make a declaration renouncing his Indian citizenship. Upon the registration of that declaration, that person ceases to be a citizen of India. Okay? तो कोई भी अगर पर्सन है, अगर उसको इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ना है, तो वैसा वो डिक्लेयर कर सकता है। यू कैन मेक अ डिक्लेरेशन कि भाई मुझे छोड़ना है, ठीक है। यानी वो अपने इच्छा से छोड़ रहा है नागरिकत्व। मानो वो अमेरिका में चला गया, वहां सेटल हो गया, और उसने बाद में फिर बोला यार वो अगर अमेरिका में जाके अगर जाने से पहले वो इंडियन सिटीजनशिप लीव कर सकता है, छोड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डिक्लेरेशन दैट पर्सन सीजेस टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो डिक्लेरेशन अगर उसने कर दिया कि मैं सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ, तो बाद में उसको क्या होगा, उसका सिटीजनशिप चला जाएगा, ठीक है। सो हाउएवर इफ सच अ डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया एंगेज्ड, इट्स रजिस्ट्रेशन शैल बी विथहेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मानो अगर वॉर चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में वॉर चल रहा है, उसी में अगर कोई नागरिक बोल रहा है कि मुझे सिटीजनशिप छोड़नी है इंडिया की, तो उस टाइम पे नहीं छोड़ सकता, अगर व्हेन इंडिया इज एंगेज इन वॉर, अगर इंडिया वॉर में एंगेज होगा तो, ठीक है। सो फर्दर व्हेन अ पर्सन रिनाउंसेस हिज इंडियन सिटीजनशिप, एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन आल्सो लूजेस इंडियन सिटीजनशिप। अगर कोई पर्सन इंडिया की सिटीजनशिप बोल रहा है कि मैं अपनी इच्छा छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो उसके साथ साथ उसके जो भी बच्चे वगैरह हो गए, चिल्ड्रन वगैरह, उनका भी सिटीजनशिप चला जाएगा। However, when such a child attains the age of 18, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या बोला, माइनर वर्ड को यूज किया उन्होंने, माइनर चाइल्ड। जब वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहा है, जब उसके बच्चे माइनर होंगे, माइनर मीन्स बिलो 18, तो उस टाइम पे उनकी भी सिटीजनशिप चली जाएगी। लेकिन जब वो 18 के हो जाएंगे उनके बच्चे, तो वापस इंडिया में आके अपना सिटीजनशिप ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं रेज्यूम इंडियन सिटीजनशिप। सो बाय टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि when an Indian voluntarily, consciously, knowingly, or and without duress, undue influence or compulsion acquires the citizen of another country। अगर कोई पर्सन है, जैसे अभी मैं आपको विजय माल्या का एग्जांपल देता हूँ, उसने तो फ्रॉड किया था, बैंक फ्रॉड। उसके बाद मेहुल चोकसी और उसके बाद नीरव मोदी, इन्होंने सबने बैंक फ्रॉड किए थे, ये भाग गए थे दूसरे कंट्री में। तो इन्होंने किसी ने
ब्रिटेन का सिटीजनशिप ले लिया किसी ने, किसी ब्रिटेन के पास कौन सा कंट्री है, आयरलैंड का ले लिया सिटीजनशिप। तो अगर ऐसा कोई पर्सन करता है, इंडिया से अगर फॉरेन जाएगा और उस कंट्री का अगर नागरिकत्व ले लेगा, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल की जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है। तो एक ही सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, हिज इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स, ऑटोमेटिक वाला है वो नहीं। और ये जो प्रोविजन है, हाउएवर डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग war in which India is engaged. Again, when India is engaged in war, जब इंडिया वॉर में एंगेज होगा तब ये जो प्रोविजन है ये तब अप्लाई नहीं हो पाती, ठीक है। डिप्राइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में पूछी गई थी लास्ट टाइम। डिप्राइवेशन का मतलब ये होता है, इट इज अ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। अगर कोई पर्सन इलीगल एक्टिविटीज में अगर शामिल होगा, जैसे कि मानो उसने फ्रॉड से इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर किया होगा, फ्रॉड करके इंडिया में आया, फ्रॉड किया, एक्वायर कर लिया, बाद में अगर गवर्नमेंट को पता चल गया तो उसका सिटीजनशिप चला जाएगा। सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया, या फिर सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर। जब इंडिया के साथ अगर चाइना का वॉर चल रहा है, उस टाइम पे अगर किसी नागरिक ने चाइना से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, तो फिर उसका सिटीजनशिप चला जाएगा। उसके बाद द सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन इन एनी कंट्री फॉर 2 years। अगर किसी का 2 साल के लिए अगर मानो नागरिक इंडियन सिटीजन की अगर अरेस्ट की गई, उसको अरेस्ट किया गया, द सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर मानो कोई कंट्री, कोई देश से कोई नागरिक है किसी कंट्री का, वो इंडिया में आया है, ठीक है, तो मानो उसने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है, लेकिन द सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन इन एनी कंट्री फॉर 2 years। तो किसी कंट्री में अगर मानो उसको जेल हो गई किसी क्राइम के लिए, तो उसका सिटीजनशिप कैंसिल किया जाएगा, ठीक है। तो अगर इंडिया ने उसको नेचुरलाइजेशन से अगर सिटीजनशिप दिया है या रजिस्ट्रेशन से दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इससे अगर उसने सिटीजनशिप इंडिया का एक्वायर किया होगा और किसी कंट्री में जाके उसने क्राइम किया, वहां उसको 2 साल के लिए अगर जेल हो गई, तो उसका नागरिकत्व कैंसिल हो जाएगा। द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूअसली। उन्होंने लास्ट क्या दिया है, द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया। अगर 7 साल से वो इंडिया के बाहर है, बाहर वो रह रहा है, उसका भी सिटीजनशिप कैंसिल किया जाएगा, इंडिया में है ही नहीं वो, ठीक है। तो वॉट एवर, ये तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये डिस्कस किया था, सिंगल सिटीजनशिप के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सिंगल सिटीजनशिप, नॉट ड्यूअल। सिर्फ जम्मू कश्मीर को दिया गया था, वो भी विद इन स्टेट्स। तो ये प्रोविजन हमने ऑलरेडी, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ड्यूअल सिटीजनशिप देता है। उनका सेंटर का अलग होता है और उनके राज्यों का अलग होता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दिस पार्ट नॉट important, so here the chapter ends। कोई डाउट क्वेश्चन इस पे, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। स्टॉप मींस ये चैप्टर को स्टॉप करेंगे। सर ओवरसीज सिटीजनशिप क्या होता है? ओवरसीज यानी कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, वो अगर फॉरेन में रह रहा है, ठीक है, तो अगर उसके कोई बच्चे वगैरह इंडिया में आते हैं, उनको अगर सिटीजनशिप चाहिए, तो उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। ओवरसीज बोलते हैं उसमें। जैसे एनआरआई भी एक वो होता है, एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया। तो एनआरआई ओवरसीज, तो ओवरसीज सिटीजनशिप जो होता है, ओवरसीज का मतलब है फॉरेन में रहने वाला,
ओवरसीज, ठीक है। ओके। और कुछ? और कभी कभी क्या होता है कि एक कोई फैमिली फॉरेन में गई है, उसका पूरा पीढ़ी वहां पे रहा है, इंडियन है लेकिन उसका पूरा दादा दादी नाना नानी सब उधर ही उसके पैदा वगैरह हुए थे, उधर ही वो बड़ा हुआ। उसको अगर इंडिया में आना है तो उसको भी एक सिटीजनशिप अगर देना है तो उसको भी मिल सकता है इंडियन सिटीजनशिप, लेकिन कुछ साल के बाद। ज्यादा लंबी प्रोविजन नहीं उसके लिए। फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करते हैं। 6 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए, दिस इज 7 चैप्टर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर एंश्राइंड इन पार्ट 3। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो है, अभी हम 3 की तरफ आ गए। 1 हमने डिस्कस कर लिया, पार्ट 2 भी डिस्कस किया, 3 अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको फंडामेंटल राइट्स है 3 में। 2 में सिटीजनशिप हमने डिस्कस किया था, 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी डिस्कस किया। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपको है। एक एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है, उसमें क्या प्रोविजन दिया है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स जनरली कब ऐड किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये पार्ट ऐड था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उस टाइम पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब सारी प्रोविजंस ऐड की थी, तब उन्होंने फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो दिया गया था वो फंडामेंटल राइट्स को दिया था उन्होंने। ही सेड कि वी शुड गिव फंडामेंटल राइट्स टू आवर सिटीजन फर्स्ट। द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू फंडामेंटल राइट्स, देन विल गो टू अदर प्रोविजंस, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने डीपीएस पे ऐड किया, सिटीजनशिप ऐड किया, तो धीरे धीरे बाकी सारी चीजें ऐड होने लगी थी। तो सारी उनको उन्होंने ऐसे चैप्टर वाइज रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट, जैसे जब व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया टिल 1947, तब तक इंडियन लोगों को तो कोई ऐसे फ्रीडम ही नहीं था, कोई राइट ही नहीं था इंडियन लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए ब्रिटिशों ने तो पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स पे हथौड़ा मारा था इंडियन लोगों पे। उन्होंने पूरा डिक्टेटर के साथ उन्होंने इंडिया चलाया था, इंडिया के ऊपर उन्होंने राज चलाया था। जो भी उनके ड्रैकोनियन लॉस थे ब्रिटिश के, जैसे हमें हमें इंडिपेंडेंस मिला तो सारे उनका ड्रैकोनियन लॉस को निकाल दिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था, नोट लिखा गया, लिखा जा रहा था, तब उन्होंने पहला प्रायोरिटी दिया था फंडामेंटल राइट्स। भाई ये पहले ऐड होने चाहिए। हमारे लोग बहुत ज़्यादा सफ़र हुए हैं ब्रिटिश के टाइम पे, तो अभी सफ़र नहीं होनी चाहिए। और कोई भी अथॉरिटी, कोई भी, या वेदर इट इज़ प्राइवेट और वेदर इट इज़ गवर्नमेंट, कोई भी लोगों के साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगी, ठीक है। तो इसीलिए इनको ऐड किया गया था। तो हम इसके बारे में थोड़ा फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं, देन हम जाएंगे वन बाय वन टू ऑल। हमें बेसिकली डिस्कस करना है 14 से लेकर 32 आर्टिकल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, फंडामेंटल राइट्स आर एंश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 टू 35। और इसी के साथ फ्रेमर्स जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उन्होंने, मैंने आपको वही बोला ना कि हमारे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से लिया, सॉरी फंडामेंटल राइट्स हमने कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था? यूएसए, अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। देखो हर एक कंट्री में फंडामेंटल राइट्स को अलग अलग नाम है। इंडिया में हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, इंग्लैंड में क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के नाम अलग अलग देशों में है। जैसे यहाँ इंग्लैंड में क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स। तो पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मैग्ना कार्टा डिस्क्राइब करता है। दो हमने अमेरिका से लिए फंडामेंटल राइट्स, ये कॉन्सेप्ट, बट स्टिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिस्क्राइब किया गया है? फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स नहीं बोला गया, फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा का दर्जा दिया गया है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। मैग्ना कार्टा है, दिस इज, जैसे ब्रिटेन में क्या था, राजे या वहाँ क्या बोलती है इसको, राजेशाही को एक वर्ड है, क्या बोला जाता है? प्लीज सजेस्ट मी द वर्ड। राजेशाही को इंग्लिश में पता है मुझे, लेकिन याद नहीं आ रहा है। किंगशिप
बोलो बोलो, या और एक वर्ड है वॉटेवर, किंगशिप, या फिर आप बोल सकते हैं क्वीनशिप, वॉटेवर। तो इंग्लैंड में जनरली क्या था, इंग्लैंड में किंगशिप चलती थी। इंग्लैंड क्या, पूरे यूरोप में चलती थी किंगशिप, या फिर वॉटेवर आप बोलो। मोनार्की। हाँ राइट, मोनार्की, मोनार्की, ये वर्ड मुझे याद नहीं, मुझे पता है, बट आई वाज नॉट एबल टू रिमेंबर इट। सो मोनार्की बोला जाता है, मोनार्की था पूरा इंग्लैंड में, ठीक है। तो वहाँ का जो राजा था वो थोड़ा पहले यानी कि इतना ज़्यादा फ्रीडम उनके लोगों को देता नहीं था। तो वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था उनकी उस टाइम की पार्लियामेंट में। तो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और उनमें मेंशन किया गया कि लोगों को स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए, और उसी को उन्होंने मैग्ना कार्टा बोला। मैग्ना कार्टा इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंग्लैंड। तो हम इंडिया के फंडामेंटल राइट्स हम इसको कंपेयर करते हैं मैग्ना कार्टा। बिल ऑफ राइट्स तो ये अमेरिका के। It contains a very long and comprehensive list of justiciable fundamental rights. तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स है सारे जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब है if in case of their violation they can be challenged to court of law. Okay, so in fact fundamental rights in our constitution are more elaborate than those found in the constitution of any other country in the world. So जैसे कि यूएस, ठीक है, यूएस जिस तरह उन्होंने बोला है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट है, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। सो फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी पर्सन में भेदभाव नहीं किया जाता है, सबको फंडामेंटल जो राइट्स दिए हैं सबको गारंटी दी है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ने, सबके लिए वो हक है। ऐसे नहीं कि रिच के लिए है और पुअर के लिए नहीं है। सो दे अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। फंडामेंटल राइट्स क्या इंडिकेट करता है, इक्वालिटी इंडिकेट करता है सब सारे इंडिविजुअल्स की। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, प्रतिष्ठा, सारे लोगों की प्रतिष्ठा, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। तो ये सारी चीजें फंडामेंटल राइट्स में आपको आती है। तो ये आपको यहाँ याद रखना है। तो ये बेसिक चीजें, ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो आता है वो आगे की चीजों पे आएगा। कितने फंडामेंटल राइट्स वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल राइट जो है वो हमारा पॉलिटिकल जो आइडियल है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आइडियल, उसको प्रमोट करता है। उसके साथ साथ दे प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री। कंट्री में किसी भी हुकुमशाही जैसे जो कुछ संस्था होती है, गवर्नमेंट चलाने वाला हुकुमशाह, ऐसे किसी भी पर्सन को, अथॉरिटेरियन पर्सन को वो इस्टेब्लिश नहीं करने देता। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। अगर देश में अगर किसी ने अटैक किया उसके अगेंस्ट में लोगों की लिबर्टी, लोगों का फ्रीडम, सब सारी चीजों को प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स। सो दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्ररी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। In short, they aim at establishing a government of laws and not of men. तो गवर्नमेंट लोगों का नहीं स्टेब्लिश करता हो, गवर्नमेंट ऑफ लॉ, ठीक है। जैसे हम इसको बोल सकते हैं कानून, कानून के अकॉर्डिंग सरकार चलाने वाली जो बॉडी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ लॉज, कानून के आधार पर चलने वाली गवर्नमेंट, उसको स्टेब्लिश कर दिए। लोगों के अकॉर्डिंग चलने वाली गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, नॉट मेन। सो मेन यानी कि नॉट लोग, यहाँ पे मेन का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल मिलके सरकार चला रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। यहाँ बोल सकते हैं फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो उनको नेम किया जाता है सो बिकॉज दे आर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड। उनकी गारंटी कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अगर मानो किसी भी प्रकार पे उनको अगर मानो कोई एक्सप्लॉइट करता है या फिर कोई वायलेट करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्ट करेगा। सो विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, जो फंडामेंटल लॉ होता है लैंड का। सो दे आर फंडामेंटल आल्सो इन द सेंस दैट दे आर मोस्ट essential for the all round development, material, intellectual and moral, spiritual of the individuals, ठीक है।
ये सारी चीजें इस पे आती है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स, जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट वाला है, नॉट लास्ट, 6 नंबर, इसको हटाया गया लिस्ट में से। अभी कितने हैं? 6 है। तो पहला था राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18 में राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू फ्रीडम दिया है 19 टू 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 30। राइट टू प्रॉपर्टी 31 और लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। बाकी जो है 33 34 वो अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी लिस्ट में आते हैं, लेकिन उनका एक अलग स्टेटस है। सो हियर वी डिस्कस, ये जो राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये 31 आर्टिकल था इससे, इसको हटाया गया राइट टू प्रॉपर्टी को। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल क्या है? 31। तो इसको कौन से अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया था? कोई बता पाएगा मुझे? कौन सी अमेंडमेंट की गई थी? अगर किसी फंडामेंटल राइट्स को जब हटाना होता है, उसके लिए अमेंडमेंट की जाती है अंडर आर्टिकल 368, तभी उसको रिमूव किया। सारे नहीं रिमूव हो सकते, जो इंपॉर्टेंट है वो बाकी तो रिमूव नहीं हो सकते, लेकिन इसको हटाया गया था। इसको लीगल राइट बना दिया। कौन सी अमेंडमेंट की गई थी उस टाइम पे? देखो 78 अमेंडमेंट की गई थी 1976, सॉरी 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 44 अमेंडमेंट बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अरे शेयर ही स्टॉप हो गया, 1 मिनट। देखो यहाँ पे मैंने आपको दिया है 44th अमेंडमेंट एक्ट की गई थी 1978 में। तो उसमें से जो राइट टू प्रॉपर्टी उसको हटाया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और उसको उन्होंने ऐड किया 300A में, लीगल राइट्स में। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसको, लेकिन फंडामेंटल का स्टेटस नहीं है फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा स्टेटस होता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इसमें उनको रख दिया, पार्ट 12 में चला गया 300A। सो दिस कीप इन माइंड। सो यहाँ पे हम देखते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, वो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला फीचर है सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस। कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ नागरिकों के लिए अवेलेबल है, और कुछ फंडामेंटल राइट्स नागरिक के लिए और उसके साथ साथ फॉरेनर्स के लिए और लीगल जो पर्सन है उसके लिए अवेलेबल है। दूसरा फीचर्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। वो एब्सोल्यूट नहीं है, मीन्स उनके ऊपर कुछ सर्टेन कंडीशन में रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। सो इसलिए वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्वालिफाइड है ओनली। सो इसीलिए वेदर सच रेस्ट्रिक्शन, अगर मानो जब रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाया जाता है, तो रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। और दे स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड दोज ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, सो बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस कर लेंगे। सो 3 नंबर का है, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट एजेंसीज की बात कर रहा हूँ मैं आपको आगे सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा स्टेट में क्या क्या आता है। अगर मैं स्टेट की बात करूंगा तो उसमें कौन सी एजेंसी आएंगी, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एवरीथिंग, जो भी जिसको राइट रहने की अधिकार दिया गया है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो जो भी आर्बिट्ररी एक्शन गवर्नमेंट लेगा,
सॉरी स्टेट लेगा, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है नागरिकों को। सम ऑफ देम जो है कुछ आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी है, अगर उनको अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल वायलेट करेगा, उनके अगेंस्ट भी कुछ हमें जो प्रोटेक्शन है वो मिलता है। चलो अगले इसमें चलते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर का फीचर क्या है? कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो नेगेटिव है। to certain extents, so while others are positive nature, कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद दे आर जस्टिसिएबल, जैसे मैंने आपको कहा कि फंड का अगर किसी ने उल्लंघन किया,